नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुधा के कॉलेज और सुधा की सखी गेसु के बारे में सुना। अब आगे। दूसरे दिन जब चंद्र डॉक्टर शुक्ल के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुँचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंद्र की नींद ही खुली थी और जल्दी से नहा धोकर साइकिल दौड़ाते हुए भागा था, कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। धूप फैल चुकी थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी, लेकिन सुधा नील कांटे की छाह में कुर्सी डाले बैठी हुई थी। बगल में छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी और उंगलियां नाजुक से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। नारंगी रंग की धोती और नारंगी काली तिरछी धारी का कलफ किया ब्लाउज पहने बैठी थी। अभी अभी शायद नहा कर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहरे बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनकी सुनहले लहरियाँ समझकर अटखेलियाँ कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी ना कहा, अपने काम में लगी रही। चंदर सीधे पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर डॉक्टर शुक्ल के पास चला गया। स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ल नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है। सुधा ने कहा। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम? सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो कैसे मालूम होगा? चंद्र ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। सुधा ने गुस्से से कहा। काम के बाद की उसी तरह जवाब देनी चाहिए। उनकी निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ, देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। कोई ये तो नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना। सुबह से बैठा रहे, अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया। क्रोशिया उठाकर किताब बगल में दबाकर वह अंदर चली गई। उसके उठते ही चंदर कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला। आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है। खबरदार, मुझे बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया ना चंदर, ये सब बातें हमें अच्छी नहीं लगती। देखो, तुम चिढ़ाते रहते हो ना। चंदर ने कहा। नहीं, तुम्हें चिढ़ाएंगे नहीं तो तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, उसने लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक कुछ नहीं बोली तो चंद्र ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, मगर 2 बड़े बड़े आंसू नीचे किताब पर गिर गए। किस बात पर नाराज हो? तुम आओ या ना आओ, हम किस बात पर नाराज होंगे? बड़े आए कहीं के। नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने आप को न जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी तो सुनो। शाम को गेसु का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होनी थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं, किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया। सुधा बोली। तो पापा से पूछ कर चली जाती। चंदर ने समझा कर कहा। और गेसु के यहाँ तो अक्सर आती जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। बैठकर उपदेश देते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं। और फिर उसके आंसू टपक पड़े।
तुम्हें क्या पता गेसु ने कितना बुरा माना होगा। सुधा ने बिगड़ते हुए कहा, अब इम्तहान आ रहे हैं, फिर कब जाएंगे? कब है तुम्हारा इम्तहान? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी ने? अरे भूल गए, आज कह देंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में आग लगा देंगे, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, आज दोपहर को बुला लेंगे, ठीक है। अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें आज पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। कोई रास्ता ना पाकर कहा, आज दोपहर को ज़रूर। सुधा ने फिर आँख नचाकर कहा, ज़रूर से बाबा ज़रूर। डॉक्टर शुक्ला जरा स्थूलकाय, हल्के सांवले रंग के थे। बहुत गंभीर। अध्ययन और अध्यापन उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोधियों के व्यक्तित्व थे। पार्टियों में मुसलमान और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी थी कि साधु और सन्यासियों को ज़बरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदाद जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनके कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री और कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे। दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो वे रुक गए और बोले, हेलो, हो गया टाइप? जी हाँ। कहाँ करवाया टाइप? मिस डिक्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की बहुत अच्छी है। अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। अभी शादी नहीं हुई? अरे तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ है। बर्टी के साथ? अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह से है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से। तुम चाय पी चुके? अच्छा, मेरी मेज़ पर एक चार्ट है, उसे ठीक तो कर दो तब तक। मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज़ पर बैठ गया। कोट उतार कर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी शीशी में चाइना इंक रखी थी और मेज़ पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल हुई। उसने चारों ओर देखकर सशंकित स्वर में कहा, अरे सुनो। चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल के नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बहुत अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज सुबह हमने अपने हाथों से बनाई थी। खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, सुधा ने कहा। ले आए हम। सुधा ने अपने आंचल पर लिपटी हुई 2 नान खटाई निकाल कर मेज पर रख दी। धोती में घी लग गया। अरे तस्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई, शौर नहीं जरा सा, चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा कर लाए हैं, फिर यह सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नून दो, अंधा कहे मेरी आँख फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हमारे हाथ में तो स्याही लगी है। चंदर बोला, हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। राम राम, पता नहीं रेस्तरां में तुम मुसलमान के साथ खाते होंगे। सुधा के इस बात पर चंदर हंस पड़ा। पानी में हाथ डुबाकर उसने बिना पूछे सुधा के आंचल से हाथ पोंछ लिया और बेतकल्लुफ़ी से नान खटाई खाने लगा। अब धोती का किनारा रंग दिया,
यही पहनना है मुझे दिन भर। सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छुपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या, इससे तुम्हारा क्या, इसमें स्याही लगा हुआ है। स्याही लगा हुआ छोर कस कर कमर में खोस लिया। छी, वहीं घी में तर छोर कमर में कस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब, और मुंह छिड़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंद्र चुपचाप बैठा चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था। एक और उनके नक्शे पर मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंद्र की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था। फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंद्र उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और निर्मोही थी, जिनके सामने की स्पष्ट उद्देश्य और एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति ईमानदारी जय इन लोगों की विशेषता होती है, और सिंगल होने पर भी जो चीज़ इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती है उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतने व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाही दिख पड़ने पर भी अंतर मन से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया, और उसने निश्चय किया था कि अपने देश अपने युग के आर्थिक पहलू को अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करेंगे। उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसे समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया, उसकी एक आवाज़ पर देवता बन जाएगा। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर के मिलन के मजदूर के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाले गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपने डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंद्र थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंद्र ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदों को अमानुषिकता से लूटा, यह जानकर रो पड़ा था। लेकिन समिति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वह थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पा गए। मगर आदमियों को बैठे अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, और वह समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा। एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अस्वस्थ और पाश्विक मृत्यु वाले व्यक्ति रहेंगे, तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजाया महल जिसमें कीड़े रक्षा करते रहते हों। वे जिस तरह की दुनिया का सपना देखता, दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपने व्यक्तित्व के संसार में निरंतर लगा रहता और समाज के आर्थिक पहलू को
समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति भी सचेत और जागरूक रहता था। और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह चरित्र इतना सशक्त और इतना गंभीर था और काम तो वह अपना इस तरह है। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए हैं। वह नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, सुंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा है कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुआर बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकताओं, रीति रिवाज और परंपराओं को रहने देती है। इसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वह आवश्यक ना हुई तो मानव उसे छुटकारा मांग लेता है। जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई। चंद्र बोला, हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। डॉक्टर शुक्ल, अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता, एक सामाजिक तथ्य और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। सांस्कृतिक समानता और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज में तो एक जाति लड़के दूसरे जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियां की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनके संतान इधर विकास कर सकती है। घर यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए है, संतुलित करना होगा। लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? इसका क्या निश्चय है कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है। उसके बाद संतुलन क्या पता रह पाएगा कि नहीं। मैंने तो लव मैरिज को असफल होते ही देखा है। बोलो, है कि नहीं? डॉक्टर शुक्ल ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह नहीं होंगे। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ल ने देखा और कहा, अच्छा चंदर, अपना काम इधर उधर ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, पर चलेंगे ट्रेन से? अच्छा, घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब मैं जरा काम से चल रहा हूँ। तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट पर हाथ लगाया। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। धन्यवाद।